अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो रिलेटेड टू पेडागोजी है। पेडागोजी के 100 एमसीक्यूज पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास इसमें कहता है कि इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज बिटवीन। कहता है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होती है द कंपैरिजन इज बिटवीन, इसमें कंपैरिजन होता है किसके दरमियान? ए ग्रुप्स के दरमियान, बी इंडिविजुअल, सी एरियाज या डी इंटरेस्ट। तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होती है इसमें कंपैरिजन होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है CAI स्टैंड्स फॉर ए कंप्यूटर एनालाइज इंस्ट्रक्शन, यानी कि CAI जो है ये किस चीज का एब्रीविएशन है उसके बारे में पूछ रहा है। तो बी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, सी कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू या डी कंप्यूटर एनालाइज इंटरव्यू। ठीक है। तो टू का आपके पास आ जाएगा, ये जो CAI होता है ये स्टैंड करता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन को। ठीक है ना, तो ये इसका बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स, इनके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी अदारे में, किसी भी स्कूल में जो स्टाफ होता है उसकी डेवलपमेंट का मतलब है, यानी कि उसकी डेवलपमेंट कब हो रही है, यानी कि उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उसका क्या मतलब है। ए रिक्रूटिंग स्टाफ, यानी कि रिक्रूट कर रहे हैं स्टाफ, या बी इंक्रीजिंग स्टाफ, या स्टाफ इंक्रीज है और या आपके पास इंक्रीज करेंगे, या सी ट्रेनिंग स्टाफ, या डी रैशनलाइजिंग स्टाफ। ठीक है। थर्ड, तो थर्ड का आपके पास है, देखिए स्टाफ की डेवलपमेंट यानी कि इंप्रूवमेंट जो है, डेवलपमेंट जो है वो इसी सूरत में होगी जब उसको मजीद रिफ्रेश कोर्सेज की करवाई जाए, उनकी ट्रेनिंग्स करवाई जाए, यानी कि मौजूदा दौर के मुताबिक उनकी ट्रेनिंग्स का एहतमाम किया जाए, तो यानी कि ट्रेनिंग स्टाफ। ठीक है, इसका मतलब है ट्रेनिंग स्टाफ, स्टाफ की डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट आपके पास है www डॉट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, या वन वाइड वेब, या सी वर्ल्ड वर्क वेब, या वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि आपके पास वेबसाइट जिसको हम कहते हैं, तो www उसमें लगाते हैं www डॉट AIUU इस तरह से। तो कहते हैं ये www जो होता है ये किसको स्टैंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका अगर ये किस चीज का एब्रीविएशन है दूसरे लफ्ज में, तो 4 का आपके पास आ जाएगा, ये www जो होता है ये स्टैंड करता है वर्ल्ड वाइड वेब को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5। विच थ्योरी स्टेट्स दैट लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ होल। कौन सी थ्योरी जो है वो स्टेट्स कर रही है लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ होल। ए ट्रायल एंड एरर थ्योरी, बी गेस्टाल्ट थ्योरी, या सी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, या डी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है। 5, तो 5 का आपके पास आ जाएगा ये गेस्टाल्ट थ्योरी है। ठीक है, जो गेस्टाल्ट थ्योरी स्टेट्स दैट लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ होल। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे। 6 में क्या करे, तो 6 में कहता है थिंकिंग विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग वन करेक्ट आंसर इज ए कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं इसको, या डाइवर्जेंट थिंकिंग कहेंगे, या लॉजिकल थिंकिंग, या क्रिटिकल थिंकिंग। 6, तो ये आपके पास होती है यानी कि थिंकिंग विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग वन करेक्ट आंसर, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग वन करेक्ट आंसर इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करेंगे। 7 में क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू PSC NTS या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहता है SNE इज एन एब्रीविएशन ऑफ। SNE जो है ये किस चीज का एब्रीविएशन है। ए शेड्यूल ऑफ न्यू एस्टेब्लिशमेंट, बी सिस्टम ऑफ न्यू एंट्री, डी सी शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर, या डी शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। ठीक है। तो 7, तो देखिए SNE इज एन एब्रीविएशन ऑफ शेड्यूल ऑफ न्यू एस्टेब्लिशमेंट का एब्रीविएशन है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 चेंजिंग एजेंट इन ओवर एजुकेशन सिस्टम इज।
यानी कि आपके पास इसमें कहता है कि एजुकेशन में जो चेंजिंग एजेंट है हमारे सिस्टम में, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कौन है? ए टीचर है, बी पेरेंट्स, सी हेडमास्टर या डी रिसर्चर। ठीक है, 8। तो चेंजिंग एजेंट जो होता है इन ओवर एजुकेशन सिस्टम इज टीचर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, डायलेक्टिक मेथड वाज डिवेल्प्ड बाय। डायलेक्टिक मेथड जो है ये किसने डिवेल्प किया था, कौन से साइंटिस्ट ने या कौन से राइटर ने? तो ये मुख्तलिफ नाम है, ए रूसो ने, बी प्लाटो ने, सी सुकरात ने या डी जॉन डेवी ने। डायलेक्टिक मेथड, तो डायलेक्टिक मेथड जो है ये सुकरात ने डिवेल्प किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है BOS स्टैंड्स फॉर ए बोर्ड ऑफ स्टडीज, बी बोर्ड ऑफ साइंस, सी बोर्ड ऑफ स्टूडेंट्स या डी बोर्ड ऑफ स्कूल्स। सी BOS। ठीक है, 10। तो ये BOS स्टैंड करता है, ये एब्रिविएशन है बोर्ड ऑफ स्टडीज का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर मेड टेस्ट इज। कहता है कि जो टीचर जो है बच्चों की जो टेस्ट वगैरह बनाता है, मेड करता है टेस्ट, इस उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? ए मोटिवेटिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट मोटिवेट हो, बी प्रिडिक्टिंग फ्यूचर सक्सेस या आपके पास इवेल्युएटिंग दी अकम्पलिशमेंट या डी डायग्नोसिंग स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज। ठीक है, 11। तो देखिए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर जो है यानी कि किसी भी टेस्ट का है, जो बच्चों की टेस्ट बनाई जाती है, उनसे टेस्ट ली जाती है, तो उसमें ये होता है कि वो कोशिश करता है कि उस चीज को डायग्नोज करें जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जब वो प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाएगी उसके बाद क्या होगा तो उस प्रॉब्लम को टीचर दूर करेगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो डायग्नोसिंग स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज। ठीक है ना, बच्चों की जो डिफिकल्टीज है उसको डायग्नोज जब हो जाएंगी फिर उनको दूर किया जाता है तो वो उनकी लर्निंग बेहतर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करेंगे। 12 में कहता है, 12 को देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें देखिए क्या कहता है 12 क्वेश्चन में, इसमें कहता है द बेस्ट सैंपल सेलेक्टेड फॉर रिसर्च पर्पस इज वन दैट इज। यानी कि रिसर्च पर्पस के लिए सैंपल जो है ये सिलेक्ट किया जाता है। तो सैंपल जो होता है ये पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया जाता है और जो पॉपुलेशन होती है उसमें से जो सैंपल सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, ये 2-3 MCQs आ जाते हैं। तो ये स्टेट से रिलेटेड हम इसको कह सकते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बस सैंपल सिलेक्टेड, तो सिलेक्टेड एट रैंडम यानी कि रैंडमली सिलेक्ट किया जाए, कन्वीनियंट वे से, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, या आपके पास पर्पसफुली सिलेक्टेड। ठीक है, 12। तो 12 का आपके पास आ जाएगा, ये देखें सैंपल सिलेक्शन जो है सबसे बेस्ट जो है वो रैंडम सिलेक्शन होती है, यानी कि रैंडमली सिलेक्ट किया जाए, किसी एक को बायस नहीं बनाया जाए बल्कि रैंडमली सिलेक्ट किया जाए तो ये बेस्ट होता है। ठीक है, तो बेस्ट सैंपल सिलेक्शन जो है वो रैंडमली होती है, रैंडम, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी which deals with teaching and learning is defined as। ठीक है, तो ये देखें ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो कहता है कि ब्रांच है साइकोलॉजी की विच डील्स विद टीचिंग, जो डील करती है टीचिंग एंड लर्निंग इज डिफाइंड बाय। टीचिंग जो डील करती है टीचिंग एंड और लर्निंग को, तो कहता है कि ये किस साइंटिस्ट या किस राइटर ने ये डिफाइन किया था, इसकी डेफिनेशन की थी, ये बात कही थी। तो विलियम जेम्स ने, बी फ्रोड ने, सी स्किनर ने या डी गार्डनर ने। ठीक है, तो 30। तो ये आपके पास जिसने कही थी वो था स्किनर था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय। वेरी इंपॉर्टेंट कि आईक्यू जो है ये इसका कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले दिया था, क्रिएट किया था, जिसकी क्रिएशन या फादर कहेंगे उसका, वो कौन था उसके बारे में ये 4 नाम दिए हुए हैं। तो इनमें से एक है, कहते हैं स्टर्न था, स्टैनफोर्ड था, या सिमन था, या डी वेल था। ठीक है, 14। तो 14 का आपके पास आ जाएगा ये
द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय स्टर्न था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, प्लान एंड सिस्टमेटिक एफर्ट बाय ओपन सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल्स विद द सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड। क्या कहता है कि प्लान, ठीक है, प्लानिंग की हुई एंड सिस्टमेटिक एफर्ट, सिस्टम के तहत एफर्ट जो होती है बाय ओपन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ओपन सिस्टम एजुकेशन में टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल, प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को विद द सेकंड चांस, ठीक है, ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड। सेकंड चांस प्रोवाइड करती है ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड, उसको कौन सी एजुकेशन कहेंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल या इस तरह के नॉन फॉर्मल, यानी कहता है कि ये फॉर्मल एजुकेशन है, बी इनफॉर्मल एजुकेशन है, या सी इंक्लूसिव एजुकेशन, या डी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, यानी कि वो कौन सी एजुकेशन होगी 15। तो ये आपके पास जब प्लान हो और सिस्टमेटिक एफर्ट बाय ओपन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ओपन सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो और उसके बाद सेकंड चांस हो, तो ये आपके पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि अ स्टडी इन डेप्थ इज कैरीड आउट, यानी कि कहता है स्टडी इन डेप्थ इज कैरीड आउट इन, डेप्थ स्टडी जो होती है किस में होती है, एक्सपेरिमेंटल में होती है, केस स्टडी में होती है, बेसिक रिसर्च में, या सर्वे में। 16, तो डेप्थ स्टडी जो होती है वो आपके पास केस स्टडी में होती है, ठीक है। डेप्थली जो स्टडी की जाती है वो केस स्टडी में की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कहता है effect of teaching methodology on students learning is an example of which kind of research? A causally comparative, B experimental, C correlation, या डी आपके पास है सर्वे। 17, तो देखिए क्या कहता है, effect of teaching methodology on students learning, इफेक्ट करती हो methodology on students learning पे, is an example of which kind of, ये कौन सी जो आपके पास है ये रिसर्च है, ये कौन सी रिसर्च कहलाएगी आपके पास, कहता है ये एग्जांपल है किसकी, ये तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए इसमें क्या कहता है, सैंपल साइज ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च शुड बी एट लीस्ट, कहते हैं सैंपल साइज ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सैंपल साइज जो है वो शुड बी एट लीस्ट, कम से कम होगा A 100, B 50, C 40 या D 30, ठीक है 18। तो ये आपके पास सैंपल साइज जो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए कम से कम जो है ये 30 होना चाहिए, 30%, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहता है थ्रू पायलट स्टडी वी मेनली इंश्योर, कहता है पायलट स्टडी के जरिए थ्रू वी मेनली इंश्योर करते हैं मेनली रिलायबिलिटी, बी वैलिडिटी, सी कॉन्टैक्ट वैलिडिटी, या डी फेस वैलिडिटी, ठीक है 19। तो 19 का आपके पास आ जाएगा ये, इसमें थ्रू पायलट स्टडी वी मेनली इंश्योर द वैलिडिटी, इसमें हम वैलिडिटी को इंश्योर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 20, प्रोग्राम्स लर्निंग इज एन एग्जांपल ऑफ, प्रोग्राम लर्निंग जो होती है ये किस चीज का एग्जांपल है, ए सेल्फ स्टडी की, बी ग्रुप स्टडी की, सी कोऑपरेटिव स्टडी, या डी सिमुलेटिव स्टडी, ठीक है। यानी कि प्रोग्राम जो होते हैं लर्निंग इज एन एग्जांपल, प्रोग्राम में जो लर्निंग होती है वो किस चीज की एग्जांपल है। 20 कहता है सेल्फ स्टडी की है, ग्रुप स्टडी की है, कोऑपरेटिव स्टडी की, या सिमुलेटिव स्टडी की है, ठीक है। तो देखिए प्रोग्राम्स लर्निंग जो होती है ये एग्जांपल है, यानी प्रोग्राम में बंदा सेल्फ स्टडी करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास है 21, इसमें कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979 पुट्स एम्फेसिस ऑन, कहते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी 1979 की, ये कहता है पुट्स एम्फेसिस, किस चीज के ऊपर जोर देती है, ऑन स्पेशल एजुकेशन के ऊपर जोर दिया उसने, देती है, या एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर, या सेकेंडरी एजुकेशन, या हायर एजुकेशन, ठीक है 21। तो इसको अगर आपने स्टडी किया है तो ये आपके पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979 जो होती है ये एम्फेसिस करती है ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर, ठीक है ना, इसका
जोर जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर है। नेक्स्ट आपके पास है 22, द एजुकेशन कमीशन ऑफ 1959 वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ, यानी कि एजुकेशन कमीशन जो था 1959 का वो एस्टेब्लिश हुआ था ड्यूरिंग किस गवर्नमेंट थी उस वक्त, ये कह रहे हैं। तो जनरल अयूब खान की थी, बी एयर मार्शल नूर खान की थी, या सी जनरल जियाउल हक की थी, या डी जेड भुट्टो यानी कि जुल्फकार अली भुट्टो की थी। 22 तो 1959 में जो एजुकेशन कमीशन जो है 1959 वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ जनरल अयूब खान की थी, ठीक है ना, गवर्नमेंट जो थी वो जनरल अयूब खान की। क्वेश्चन नंबर 23, मोर गेसिंग इज पॉसिबल थ्रू, कहता है कि मोर गेसिंग जो है ये पॉसिबल होता है कौन से ये ऑब्जेक्टिव में, ये ट्रू फॉल्स में, बी मैचिंग कॉलम, सी कंप्लीशन, या डी एमसीक्यूज, ठीक है। 23 तो 23 का आपके पास आ जाएगा, इसमें कहता है मोर गेसिंग इज पॉसिबल थ्रू, ये आपके पास आ जाएगा ट्रू फॉल्स है, ठीक है। मोर गेसिंग जो है वो ट्रू फॉल्स में। नेक्स्ट आपके पास 24 है, 24 24 में कहता है कि द टोटल, ठीक है, द टोटल सम ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल इज टू इट्स स्टूडेंट्स टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन देयर नॉलेज एटीट्यूड्स एंड स्किल इज कॉल्ड, ठीक है। कहता है 24 में कि द टोटल सम ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि टोटल एजुकेशन सम ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि टोटल एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस है प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, प्रोवाइडेड बाय द स्कूल टू इट्स स्टूडेंट्स, प्रोवाइड स्कूल करता है अपने स्टूडेंट्स को जो उसमें स्टडी कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज, उनके डिजायर्ड चेंज, उसके चेंजिंग में, इन देयर नॉलेज, उनके नॉलेज में, कहते हैं एटीट्यूड एंड स्किल इज कॉल्ड, उनके एटीट्यूड उनके स्किल्स वगैरह में, तो वो क्या कहलाता है, स्कीम ऑफ स्टडी, ये तो नहीं हो सकता, ये तो इन सारी चीजों पे नहीं हो सकता, ये किसी इंडिविजुअल सिलेबस भी नहीं है, सारी चीजें एटीट्यूड्स और स्किल्स वगैरह में, टेक्स्ट बुक्स ये भी नहीं है, करिकुलम ये ब्रॉड माइंड में है, तो इसका करिकुलम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके साथ 25, 25 में कहते हैं विच टाइप ऑफ क्लासरूम इज करेक्टराइज्ड बाय अ फ्री फॉर ऑल, यानी कि विच टाइप ऑफ क्लास, किस तरह का क्लासरूम जो है वो करेक्टराइज होगा बाय अ फ्री फॉर ऑल, सबके लिए फ्री, फ्री माहौल आप कह सकते हैं इसको। ए लर्नर सेंटर क्लासरूम इन्वायरमेंट होगा, या बी सब्जेक्ट सेंटर, सी टीचर सेंटर, या डी एक्टिविटी बेस्ड सेंटर, ठीक है। 25 तो ये देखिए आपके पास विच टाइप ऑफ क्लासरूम इज करेक्टराइज्ड बाय फ्री फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल के लिए लर्नर सेंटर ही होता है, ठीक है, जिसमें सबके लिए फ्री फॉर ऑल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहता है द पर्पस ऑफ हेल्पिंग टीचर्स टू इंप्रूव इंस्ट्रक्शन इज नेम्ड एज, ए सुपरविजन, बी एडमिनिस्ट्रेशन, सी गाइडेंस, या डी काउंसलिंग, ठीक है। 26 तो 26 में आपके पास आ जाएगा, देखिए द पर्पस ऑफ हेल्पिंग टीचर्स, हेल्पिंग टीचर्स, टीचर्स की हेल्प का मकसद जो है टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन इज नेम्ड एज, टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन जो है इज नेम्ड एज, ये सुपरविजन होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 27, इन पोस्ट कार्ड सीओ स्टैंड्स फॉर, ठीक है। इन पोस्ट कार्ड में कहता है सीओ जो स्टैंड करता है वो कोऑपरेशन, को करिकुलर, सी को सुपरविजन, सुपरवाइजिंग, या डी कोऑर्डिनेशन, ठीक है। 27 तो 27 में देखिए सीईओ का मतलब होता है पोस्ट कॉर्ड में ये कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है, ये आपके पास डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 28, 28 को हम देखेंगे इसमें क्या कहता है। 28 तो 28 में आपके पास है, इसमें कहता है इन सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक एकेडमिक वर्किंग ऑफ क्लासेस इन द स्कूल डिपेंड्स ऑन, यानी कि सक्सेसफुल और सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक का लफ्ज जब आपके पास आएगा कि सिस्टम के तहत एकेडमिक वर्क हो रहा है ऑफ क्लासेस, प्रॉपर सिस्टम के तहत प्रॉपर
वर्क कर रही हैं, क्लासेस प्रॉपर टाइम में वर्क ये क्लासेस ली जाती हैं। तो कहता है कि किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं 28। तो देखें, ए सिलेबस, बी टाइम टेबल, सी टीचर या डी इंस्ट्रक्टर। तो देखिए सिस्टम उसी वक्त चलेगा किसी भी इदारे का, या क्लासेस जो सिस्टम के तहत होंगी वो आपके पास उसका एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा, ठीक है ना। तो ये बी आ जाएगा टाइम टेबल। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑन विजिट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स रिमार्क्स आर रिकॉर्डेड इन, यानी कि जब विजिट करता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी इदारे में, तो वो अपने रिमार्क्स एक लिख के जाता है किसी भी ये बुक के अंदर। तो कहता है कि उस बुक का नाम क्या है, किसके अंदर वो अपने रिमार्क्स जो है वो रिकॉर्ड करता है, लिखता है। ए सर्विस बुक में, बी ऑर्डर बुक में, सी विजिटर बुक में या डी लॉग बुक में, ठीक है 29। तो वो आपके पास होगा, वो लॉग बुक में इंटर करता है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होता है। नेक्स्ट आपके पास है 30, पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट कीप्स द स्टूडेंट्स मोटिवेटेड। ए एग्जामिनेशन, बी रीडिंग, सी लर्निंग या डी को करिकुलर एक्टिविटीज। 30। तो 30 का आपके पास आ जाएगा, ये देखिए पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट कीप्स द स्टूडेंट मोटिवेटेड, यानी कि पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट होगा तो बच्चों को या स्टूडेंट्स जो होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं उनको मोटिवेट करेगा, किसके लिए, लर्निंग के लिए, ठीक है ना। एग्जामिनेशन तो नहीं होता, लर्निंग के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन, रीडिंग, को करिकुलर एक्टिविटी ये सारी इसी में आ जाएंगी जब लर्निंग होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 31, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू लुथर गुलिक आर एक्सप्लेन एज, लुथर गुलिक जो साइंटिस्ट था या राइटर था, आर एक्सप्लेन एज पोस्ट कॉर्ब, पोस्ट कॉर्ब या आपके पास ये है पोस्ट बोर्ड या आपके पास पोस्ट कोर्ट। तो ये थोड़ी देर पहले ऊपर हमने इसको पढ़ा था, ये पोस्ट कॉर्बोर्ड है, ठीक है। ये नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 32, लेटेस्ट ट्रेंड इन यूज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी इन द क्लासरूम इज, ठीक है। कहते हैं लेटेस्ट ट्रेंड जो है क्लासरूम्स में जो टीचिंग स्ट्रेटेजी के लिए वो कौन सा है, ठीक है, जो आजकल चल रही है लेटेस्ट है। ये एविएट्स यूज होती हैं, टीम टीचिंग होती है, डिस्कशन या इंटरेक्शन, ठीक है 32। तो ये आपको पता है कि लेटेस्ट जो है वो एविएट्स आ गई है क्लासरूम में नई टीचिंग स्ट्रेटेजीज के लिए, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 33, माइक्रो टीचिंग टेक्निक इज यूज टू प्रिपेयर दी, माइक्रो टीचिंग टेक्निक जो होती है इज यूज टू प्रिपेयर दी, किस चीज की प्रिपेयर के लिए यूज होती है, ये स्टूडेंट्स, बी टीचर्स, सी एडमिनिस्ट्रेटर्स या डी प्लानर्स, ठीक है 33। तो 33 का आपके पास आ जाएगा, ये माइक्रो टीचिंग टेक्निक इज यूज टू प्रिपेयर दी टीचर्स, ठीक है 33। 34 का आपके पास आ जाएगा, अब हम 34 को पढ़ेंगे, इसमें क्या कहता है 34। तो 34 में कहता है, इसको हम देखेंगे 34 को, इसमें कहता है क्वालिटी टीचिंग इन पाकिस्तान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ए रियल सेंस एट द लेवल ऑफ, कहता है क्वालिटी टीचिंग जो है इन पाकिस्तान में इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड सॉरी इन रियल सेंस में एट द लेवल ऑफ, कौन से लेवल पे, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, सी मदरसा एजुकेशन या डी यूनिवर्सिटी एजुकेशन 34। तो 34 का आपके पास आ जाएगा, ये स्कूल एजुकेशन होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 35, मोस्ट इग्नोर एस्पेक्ट इन एजुकेशन फील्ड इज, ए यानी कि एजुकेशन फील्ड में कहता है मोस्ट इग्नोर की जाती है, एक्सपेक्ट इग्नोर किया जाता है, जिस पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, जो बहुत जरूरी है जिस पर तवज्जो देनी लेकिन इग्नोर किया जाता है, ए मॉनिटरिंग एस्पेक्ट, बी ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, सी प्लानिंग एस्पेक्ट या डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है 35। तो 35 का आ जाएगा, यानी कि मोस्ट इग्नोर जो की जाती है वो हमारे पास टीचिंग ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स है, ठीक है ना, जो बहुत जरूरी है, बहुत इंतहाई जरूरी है ये वक्त के साथ साथ ये स्ट्रेटेजी, टीचिंग स्ट्रेटेजी को बढ़ाने के लिए, तो इसको मोस्ट इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट आपका 36, ECE सिस्टम इन
public sector of Pakistan has failed. One of the most important reason is lack of, कहते हैं इसी रूम जो हम सेट करते हैं, इसी जो सिस्टम है पब्लिक सेक्टर में ये बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटी क्लासेस में, तो कहते हैं ये हैज फेल्ड हो चुका है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, बी सोशल कोऑपरेशन, या आपके पास है सी एजुकेशनल फैसिलिटीज, या डी ट्रेंड टीचर्स। ठीक है 36। तो देखिए इसमें सबसे मेन चीज ये है कि इसी रूम तो लग जाता है, ठीक है, इसी रूम बन जाता है, उसके ऊपर फाइनेंस हो जाता है, सारा कुछ स्कूल में वो एस्टेब्लिश हो जाता है, लगा दिया जाता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो है वो टीचर ट्रेन नहीं होते। अगर टीचर ट्रेन नहीं है, इसी उसने मॉन्टेसरी कोर्स इस तरह के नहीं किए हुए, तो वो नहीं पढ़ा सकता बच्चों को, उस तरह सिस्टम नहीं चला सकता। तो ये आपके पास डी आ जाएगा, ट्रेन टीचर्स की वजह से ये फेल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 37, इन कॉग्निटिव डोमेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज, कॉग्निटिव डोमेन जो है जिसका लिंक होता है किसके साथ? मेंटल के साथ। ठीक है, मेंटली अब सिस्टम है इसका, यानी कि इसका डायरेक्ट लिंक जो होता है वो मेंटल के साथ होता है कॉग्निटिव डोमेन का। ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की है आगे टाइप, तो इसमें कहता है कि ये नॉलेज, इसकी जो हाईएस्ट लेवल है नॉलेज है, बी इवैल्यूएशन है, सी कॉम्प्रिहेंशन है, या डी आपके पास सिलेबस है। ठीक है, यानी कॉग्निटिव डोमेन के आगे जो सब डोमेन्स हैं, तो उसमें हाईएस्ट लेवल जो है वो कौन सा है, इसके बारे में पूछता है 37। तो इसमें आपके पास होता है ये इवैल्यूएशन होती है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल जो होती है वो इवैल्यूएशन होती है कॉग्निटिव डोमेन में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए 38 में क्या कहता है? 38 में कहता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन इज फॉलोड इन, इनके स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो अपनाया जाता है, फॉलो किया जाता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, वो कौन सी एजुकेशन में है? ठीक है, ए फॉर्मल एजुकेशन, बी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, या सी इनफॉर्मल एजुकेशन, या डी स्पेशल एजुकेशन। ठीक है 38। तो 38 का आपके पास आ जाएगा, देखिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या रिजिड रूल्स जो होते हैं, तो वो आपके पास फॉर्मल एजुकेशन में होते हैं, जो ये स्कूल्स वगैरह में दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 39। इसमें कहते हैं कैरिकुलम मीन्स, कैरिकुलम का क्या मतलब है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान चाइल्ड एक्सपीरियंसेस, बी टीचिंग एक्सपीरियंसेस, सी टेक्सचुअल मटेरियल्स, या डी नॉलेज एक्सप्लोजन। ठीक है 39। तो 39 का आपके पास आ जाएगा ये प्लान चाइल्ड एक्सपीरियंसेस करिकुलम में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 40, यूनेस्को कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कराची 1960 proposed that each Asian developing country must spend dash % of GNP of education, यानी कि कहता है यूनेस्को ने जो कॉन्फ्रेंस थी हेल्ड इन कराची में हेल्ड हुई थी तो 1960 में, तो उसमें उसने प्रपोज किया था दैट ईच एशियन डेवलपिंग कंट्री, हर एक तरक्की मुल्क जो है एशिया का, वो कितने % जीएनपी का ऑन एजुकेशन के ऊपर वो खर्च करेगा? ए 4%, बी 5%, सी 6%, या डी 7%, 40। तो 40 का आ जाएगा आपके पास, उसने कहा था कि कम से कम 4% जो है वो मस्ट एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको 41, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड पॉलिसी इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लान एंड पॉलिसी में बेसिक डिफरेंस क्या है? ए पॉलिसी इज ब्रॉडर इन स्कोप देन प्लान, बी पॉलिसी इज फॉर unlimited time while plan in for 5 years, या C policy is for 1 decade and plan is for 5 years, या D policy is structured by a government and plan by any government। ठीक है, तो 41, तो देखिए 41 का आपके पास आ जाएगा the basic difference between plan and policy is broader in scope than plan, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है कि पॉलिसी जो होती है इस ब्रॉडर है देन प्लान से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर, प्लान देखिए ना, प्लान जो होता है
ये छोटा प्लान भी हो सकता है, क्लासरूम में प्लानिंग हो सकती है, क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सिलेबस की प्लानिंग हो सकती है। ये सारी देखिए पॉलिसी जो होती है ये हाई लेवल की होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है 42। 42 में हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है 42 एमसीक्यू में। 42 क्वेश्चन है, द एजुकेशन दैट अ पर्सन रिसीव फ्रॉम बर्थ टिल डेथ इज कॉल्ड। कहता है कि एजुकेशन जो है कोई भी पर्सन जो है वो रिसीव करता है पैदाइश से मौत तक, उसको सेमी फॉर्मल कहेंगे एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन कहेंगे, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहेंगे 42, ठीक है। तो यह आपके पास आ जाएगी, ये इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन जो होती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है घर में सीखता है, माँ बाप से सीखता है, माशरे से सीखता है, तो स्कूल से सीखता है, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन में आएगा, ठीक है। तो क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन जो होती है उसके रिजल्ट होते हैं वो स्कूल्स वगैरह में होते हैं। नेक्स्ट आपका 43 इज दैट ऑल द फॉलोइंग डिसीजंस आर टेकन एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल एक्सेप्ट। कहते हैं कि ऑल दी फॉलोइंग डिसीजंस, सारे जो डिसीजंस हैं, आर टेकन एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल एक्सेप्ट, ए को छोड़ के, कौन सा ए, टीचर्स वर्कलोड, बी सिलेबस एंड वेटेज, सी प्रोविजंस फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज, या डी एडजस्टमेंट ऑफ टाइम टेबल, ठीक है। तो 43 देखिए 43 में कहता है कि ऑल दी फॉलोइंग, देखिए टीचर्स वर्कलोड ये तो है बिल्कुल, प्रोविजंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी ये भी बिल्कुल ली जाती है, एडजस्टमेंट ऑफ टाइम टेबल ये भी किया जाता है, सिलेबस एंड वेटेज, देखिए सिलेबस और वेटेज जो होती है ये उधर से होती है, ये आप स्कूल्स में नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो भी होता है कि 10th क्लास के जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसके लिए ये सिलेबस है, उसको पढ़ाना हो जाता है, उसकी वेटेज को कम या ज्यादा स्कूल में नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 44। 44 में कहता है करिकुलम चेंज इज फॉलोड बाय, करिकुलम जो होता है इज करिकुलम चेंज इज फॉलोड बाय स्टूडेंट्स पुअर रिजल्ट्स, बी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, सी ट्राई आउट ऑफ प्रोपोज्ड कंटेंट, या डी करिकुलम इवैल्यूएशन, ठीक है 44। तो देखिए 44 में आपके पास आ जाएगा, इसमें करिकुलम चेंज इज फॉलोड बाय सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ठीक है ना, बी आ जाएगा 44 का। नेक्स्ट आपके पास है 45, इसमें कहता है PITE इज एन एब्रिविएशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, बी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, सी प्रोविजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, या डी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेटर्स, ठीक है। तो PITE का मतलब होता है प्रोविजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 46, अब हम क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है 46 में। तो देखिए 46 में कहता है ट्रेडिशनली करिकुलम मींस ए लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ फॉर टीचिंग, यानी कि ट्रेडिशनल जो है ओल्ड जो करिकुलम है उसका क्या मतलब है ये पूछ रहा है। ए लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर टीचिंग, लिस्ट होती है टॉपिक की टीचिंग के लिए, बी रीडिंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स, सी टेक्सचुअल मटेरियल फॉर टीचर्स, या डी टीचर्स डायरी इन द स्कूल 46। तो देखिए ट्रेडिशनल करिकुलम मींस ये आपके पास अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर टीचिंग, एक लिस्ट है टॉपिक की कि ये बस टीच करना है बाकी कुछ नहीं, तो ये ट्रेडिशनल करिकुलम का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 47, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ए सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, बी फिलोसफिकल फाउंडेशन, सी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, या डी इकोनॉमिक फाउंडेशन 47। तो 47 का आपके पास आ जाएगा ये फिलोसफिकल फाउंडेशन होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 48, द मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर इट्स ओन सेक इज ए एक्सट्रिंसिक, बी बिहेवियरल, सी कॉम्पिटेंस, या डी इंट्रिंसिक, ठीक है 48। तो 48 का आपके पास आ जाएगा ये इंट्रिंसिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 49, hierarchy of human needs was presented by, ये
साइगलर था, बी गार्डनर, सी मास्लो या डी बंदूरा था। ठीक है, हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स ये प्रेजेंट किया था, ये मास्लो ने प्रेजेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 50। सुपरविजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन, बी गाइडेंस टू स्टूडेंट्स, सी क्लास कंट्रोल या डी मॉनिटरिंग टीचर्स। ठीक है, सुपरविजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय 50, तो ये आपके पास है लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन सुपरविजन। ठीक है, नेक्स्ट हम 41 की तरफ मूव करेंगे। 51 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है 51 में इनिशियल एक्टिविटी इज मैनेजमेंट, प्रोसेस इज ए स्टाफिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी प्लानिंग या डी कंट्रोलिंग। ठीक है, 51। तो देखिए 51 जो है इनिशियल एक्टिविटी इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो इनिशियल एक्टिविटीज होती है मैनेजमेंट में जो सबसे पहले की जाती है वो स्टाफिंग तो नहीं की जाती, ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं है, कंट्रोलिंग भी नहीं, बल्कि प्लानिंग की जाती है किसी चीज के बारे में। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है मैनेजमेंट में, उसके बाद आपके पास बाकी चीजें होती है, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग होती है। इनिशियल एक्टिविटी जो है वो प्लानिंग ही है। ठीक है, मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट प्रोसेस में। नेक्स्ट आपके साथ 52 कहता है लीडर्स हु encourage their followers to be more innovative and creative are known as A. Transformational leaders, B. Uh, charismatic leaders या D. ट्रांजैक्शनल लीडर्स या आपके पास अथॉरिटेटिव लीडर्स। ठीक है, तो 52 का आ जाएगा, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होगा। ठीक है, लीडर्स होंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 53। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद, एपिस्टेमोलॉजी जो है वो ब्रांच है किसकी, फिलॉसफी की। ये भी याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है। वो डील करती है किसको, नॉलेज को, वैल्यूज को, रियलिटी को या एस्थेटिक्स को, एस्थेटिक्स को, रियलिटी को या वैल्यूज को या नॉलेज को। 53। तो ये आपके पास एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, ये डील करती है विद नॉलेज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 54। एक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद ए रियलिटी, बी नॉलेज या सी वैल्यूज या डी एस्थेटिक्स को, एक्सियोलॉजी। ठीक है, 54। तो ये आपके पास ये एक्सियोलॉजी जो होती है ये फिलॉसफी की ब्रांच है और ये डील करती है वैल्यूज को। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 55। एजुकेशन इज अ प्रोसेस फॉर द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एजुकेशन जो है वो प्रोसेस है क्रिएशन, किस क्रिएशन, साउंड माइंड की इन अ साउंड, साउंड बॉडी में साउंड माइंड की क्रिएशन है एजुकेशन। ये किसने कहा था, किसने डिफाइन किया था, ये किसके अल्फाज हैं, ए प्लाटो, बी रूसो, सी अरिस्टोटल या डी डेवी ने। 55। तो ये आपके पास कहा था अरिस्टोटल ने। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 56। तो 56 में कहता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन, वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो होता है ये हेल्प करता है ये टेस्ट स्कोरिंग में, बी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, सी टेस्ट डेवलपमेंट में या डी टेस्ट रिपोर्टिंग में। ठीक है, 56। तो 56 का आपके पास आ जाएगा ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प करता है टेस्ट डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 57। 57 देखेंगे अब हम, इसमें क्या कहता है 57 में। तो देखिए 57 में कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ टीचिंग प्लान इज, यानी कि टीचिंग प्लान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कौन सा है इन चारों में से। पहला कहता है कि ए इवैल्यूएशन है, बी ऑब्जेक्टिव्स है, सी टीचिंग मेथड है या डी क्लासरूम इन्वायरमेंट है, क्लास इन्वायरमेंट है। ठीक है, 57। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग, टीचिंग प्लान की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स का पता होगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तब जाके बाकी प्रोसेस होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सबसे पहले हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। ठीक है, तो इसका बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपको 58। द सोर्स ऑफ अचीविंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स इज मेनली बेस्ड ऑन,
यानी कि कौन सा सोर्स है कि अपने आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, ठीक है, उनको अचीव करने के लिए, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव सेट हो गए हैं, ठीक है, तो उनको अचीव करने के लिए मेनली बेस्ड ऑन किस चीज के ऊपर बेस्ड करते हैं, ए करिकुलम इवैल्यूएशन, बी डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, या सी फ्रेमिंग स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, या डी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम। ठीक है 58। तो 58 का आपके पास आ जाएगा, ये है सोर्स ऑफ अचीविंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इज मेनली बेस्ड ऑन करिकुलम इवैल्यूएशन। ठीक है ना, ये बेस करता है करिकुलम की इवैल्यूएशन के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास 59 मेजर फंक्शन ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इज, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो है वो मेजर फंक्शन कौन सा है, प्रिंटिंग बुक्स करना, प्रिपेयरिंग टीचर गाइड्स, सी इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, या डी डेवलपिंग टेक्स्ट बुक्स। ठीक है 59। तो टेक्स्ट बुक जो होता है उसका मेजर यही होता है, कोई भी टेक्स्ट बुक है कि आपके पास प्रिंटिंग बुक्स को प्रिंट करना। नेक्स्ट आपके पास 60 बोर्ड फील्ड curriculum is a modification of subject center curriculum, B learner centered curriculum, C activity centered curriculum, या D core curriculum। 60। तो 60 का आपके पास आ जाएगा ये बोर्ड फील्ड करिकुलम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। नेक्स्ट 61 है रिफ्लेक्शन ऑफ जॉन डेवी थॉट्स आर सीन इन, जॉन डेवी की जो रिफ्लेक्शन, जो उसके माइंड जो थॉट्स हैं वो किस चीज में रिफ्लेक्ट कर रही हैं, कौन से करिकुलम में है। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ जॉन डेवी थॉट्स, जॉन डेवी की जो थॉट्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं किस चीज में नजर आ रही है, ये कौन से करिकुलम में, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में, बी लर्नर सेंटर करिकुलम में, या सी एक्टिविटी सेंटर करिकुलम में, या डी टीचर सेंटर करिकुलम में। 61। तो 61 का आपके पास आ जाएगा ये एक्टिविटी सेंटर करिकुलम में रिफ्लेक्ट हो रही है जॉन डेवी के थॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट 62 है, इसको हम देखेंगे 62 को। इसमें कहता है 62 में, 62 में कहता है नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज इन सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, बी लर्नर सेंटर करिकुलम, या सी एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, या डी सोसाइटी सेंटर करिकुलम। ठीक है, कंपार्टमेंटलाइज नॉलेज जो है वो किस में है। ठीक है 62। तो कंपार्टमेंटलाइज जो होता है ये सब्जेक्ट सेंटर में ही कंपार्टमेंट होती है करिकुलम की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 63 when what why and how to teach is main task of audiovisual aids, B education psychology, C education philosophy, या D social view of a society। 63। तो 63 का आपके पास आ जाएगा ये एजुकेशन साइकोलॉजी होती है, when what why and how। ठीक है, नेक्स्ट 64 है, कहते हैं वन कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम इज नॉट ए डिजाइन, बी इवैल्यूएशन, सी कंटेंट, या डी टीचिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है 64। तो 64 का आपके पास आ जाएगा वन कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम इज नॉट ए, ये आपके पास डिजाइन है। नेक्स्ट आपके पास है 65 परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन बाय द चिल्ड्रन इज 75%, 50%, 34%, या 65%। ठीक है 65। तो 65 इसमें कहते हैं परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन बाय चिल्ड्रन इज 75% नॉलेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 66। 66 में कहते हैं, इसकी तरफ हम मूव करेंगे 66 की तरफ। ठीक है, तो 66 में कहता है कि the base on which the subject activities and experiences are planned for school children is called A course, B textbook, C design, या D syllabus। ठीक है 66। तो ये आपके पास होता है base on which the subject activities or experience are planned for school children is called syllabus। ठीक है, ये syllabus ही होता है, आपको पता है। नेक्स्ट आपके पास 67 लर्निंग मीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग का क्या मतलब है, ए चेंज इन बिहेवियर, बी टीचिंग प्रोसेस, सी डूइंग समथिंग, या डी प्रैक्टिसिंग स्किल। तो 67 देखिए लर्निंग जो होती है इसका मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, तो ये ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 68
इसमें कहता है इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट इज, यानी कि इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट का कितना होता है 140 एंड अबव, 110, 90, 70, 68। तो ये आपके पास इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट का जो होता है 140 एंड अबव होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 69, institutional curriculum provides guidance in education process to students, institutional heads, सी पेरेंट्स या डी टीचर्स। ठीक है 69, तो ये आपके पास होगा इंस्टीट्यूशनल करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस इन एजुकेशन प्रोसेस टू, ये डायरेक्ट डेफिनेट स्टूडेंट्स को गाइड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 70, चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज प्रेजेंटेड बाय ब्रिटिशर इन 1834, 1844, 1854, 54 या 1920। ठीक है 70, तो 70 का आपके पास आ जाएगा ये 1854। नेक्स्ट आपके पास है 71, इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग प्रो पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट अंडर हेडशिप ऑफ ए सर चार्ल्स वुड, बी लॉर्ड मैकाले, सी विलियम हंटर या डी सर थॉमस। तो ये आपके पास था 71 का जो है ये था सर विलियम हंटर। ठीक है, सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 72, 72 में कहता है लॉर्ड मैकाले रेजोल्यूशन इन द इंडियन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट वाज पास्ड इन, लॉर्ड मैकाले की जो रेजोल्यूशन थी इंडियन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में वाज पास्ड इन, किस सन में पास हुई? ठीक है, इन 1857, इन 1835, इन 1946 या 1742, 72 का। तो ये आपके पास 1835 में पास हुई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 73, टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज recommended फॉर एस्टेब्लिशमेंट अंडर ए एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 के अंदर ये recommended हुआ था टेक्स्ट बुक बोर्ड, या नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972, 73। तो ये आपके पास नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 के तहत एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, टेक्स्ट बुक बोर्ड यानी कि इस एजुकेशन पॉलिसी में रिकमेंडेड हुआ था कि इसको एस्टेब्लिश किया जाए। नेक्स्ट आपके पास है 74, इसमें कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 रिकमेंडेड फ्री एजुकेशन अप टू क्लास, यानी कि 1972 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहा गया था कि कौन सी क्लास तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी, A5 तक, B10 तक, C12 तक या D14 तक, 74। तो ये इसमें रिकमेंड हुई थी कि 10 क्लास तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 75, इसमें कहता है चार्टर्ड एजुकेशन इन इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन, 1805 में प्रेजेंट हुआ, 1813 में, 1817 में या 1827, तो ये आपके पास 1813 में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 76, जामिया मिलिया could not become popular among Muslim due to its opposition to, यानी कि जामिया मिलिया जो है could not become popular, नहीं पॉपुलर हुई थी among Muslims। ठीक है, ड्यू टू अपोजिशन टू, किसकी अपोजिशन में थे? हिंदू राज, ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू नेशन थ्योरी या तहरीके खिलाफत। ठीक है 76, तो ये आपके पास था ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 77, नदवतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश ऑन द इनिशिएटिव ऑफ, यानी कि नदवतुल उलमा जो थी एस्टेब्लिश हुई थी, किसने इनिशिएटिव लिया था? कौन सा बंदा था इनमें से? मौलाना शिबली नुमानी ने इनिशिएटिव लिया था, सर सैयद अहमद खान ने इनिशिएटिव लिया था, कैलिफ हामिदुद्दीन ने या मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, 77। तो ये आपके पास मौलाना शिबली नुमानी ने ये इनिशिएटिव लिया था नदवतुल उलमा को एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 78, अब हम क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे।
78। देखिए 78 में क्या कहता है, 78 में कहता है काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज रिकमेंडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट अंडर, काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो थी टेक्निकल एजुकेशन वाज रिकमेंडेड, किस में रिकमेंड हुई थी कि इसे एस्टेब्लिश किया जाए अंडर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1917 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972। ठीक है 78। तो ये आपके पास हुई थी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 के अंदर। ठीक है नेक्स्ट आपके पास है 79। The major objective of Aligarh movement was to promote, Aligarh movement जो शुरू हुई थी तो इसका मेजर जो था ना ऑब्जेक्टिव वो क्या था, किस चीज को प्रमोट करना है, टेक्निकल एजुकेशन को, बी हेट्रेड ऑफ हिंदू, हेट्रेड ऑफ हिंदू यानी दूसरे हेट्रेड, या सी साइंटिफिक लुक, या डी लिटरेसी अमंग मुस्लिम्स। ठीक है तो 79। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि लिटरेसी अमंग मुस्लिम्स को, मुसलमानों को उनको पढ़ा लिखा बनाना, लिटरेसी अमंग मुस्लिम्स। ठीक है मुसलमानों की लिटरेसी के बारे में, लिटरेसी के बारे में मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि मुसलमानों की लिटरेसी रेट जो है वो बढ़े। नेक्स्ट आपके पास है 80। इन जामिया मिलिया द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज, जामिया मिलिया में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, कौन सी लैंग्वेज थी, इंग्लिश, बी अरबिक, सी पर्शियन या डी उर्दू। ठीक है 80। तो 80 का आपके पास आ जाएगा ये उर्दू थी जामिया मिलिया में। ठीक है नेक्स्ट आपके पास 81। एमएओ हाई स्कूल वाज गिवन द रैंक ऑफ कॉलेज, एमएओ हाई स्कूल जो है इसको कॉलेज का रैंक दिया गया किस सन में, 1844 में, 1864 में, 1877 में, 1889 में या 1842 में। ठीक है 81। तो 81 का आपके पास आ जाएगा ये 1877 में दिया गया था एमएओ हाई स्कूल को कॉलेज का दर्जा। ठीक है नेक्स्ट आपके पास 82। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ इंडिया साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, ए अल्लामा इकबाल ने, बी सर सैयद अहमद खान ने, सी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने या सी डी शिबली नुमानी ने। 82। तो 82 का आपके पास आ जाएगा ये सर सैयद अहमद खान। ठीक है साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 83। अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन एवरी कंट्री इज यूजुअली बेस्ड ऑन, यानी कि आपके पास किसी भी कंट्री में कहता है कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो होता है वो बेस्ड करता है किसके ऊपर, ए नेशनल आइडियोलॉजी के ऊपर, बी सोशल व्यूज के ऊपर, या सी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या डी स्किल डेवलपमेंट। ठीक है 83। तो देखिए 83 में ये कहता है सिस्टम ऑफ एजुकेशन, किसी भी मुल्क में सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो होता है वो बेस्ड करता है उसकी नेशनल आइडियोलॉजी को। ठीक है ना, किसी भी मुल्क की नेशनल आइडियोलॉजी होती है उसी के बेस पे सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाया जाता है, उसको प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है नेक्स्ट आपके पास है 84। 84 को हम देखेंगे इसमें क्या कहता है 84 में। 84 तो 84 में कहता है कि बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी आल्म्स एट search for activity, search for reality, search for probability, search for practicability, practicability। ठीक है 84 being the science of wisdom philosophy arms at, तो ये आपके पास आ जाएगा 84 का ये सर्च फॉर रियलिटी होता है। ठीक है ना, बीइंग द साइंस ऑफ विजडम, साइंस ऑफ विजडम होगा तो डेफिनेट ये सर्च फॉर रियलिटी होगा। ठीक है नेक्स्ट 85 है द देवबंद इंस्टीट्यूशन वाज टोटली, देवबंद इंस्टीट्यूट था ये टोटली क्या था, पर्सनल था, गवर्नमेंट का था, या नॉन गवर्नमेंट का था, या इंटरनेशनल था। ठीक है तो 85। तो 85 का आपके पास आ जाएगा ये नॉन गवर्नमेंट। ठीक है नेक्स्ट आपके पास है 86। इसमें क्या था 86 में, एक्शन रिसर्च इज एन एजुकेशन सेटअप हेल्प्स अस, एक्शन रिसर्च होती है कहता है इन एन एजुकेशन, एजुकेशन में सेटअप हेल्प्स अस, हेल्प्स करती है, ए रिक्वायर्स लिटिल स्किल्स और नॉलेज,
बी द रिजल्ट्स आर वाइडली जनरलाइजेबल, या सी इट कैन कंट्रीब्यूट टू बेसिक नॉलेज, या डी इट कैन बिल्ड अप अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड। तो ये बेस्ट ऑप्शन इसका डी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, ये इसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट आपके पास है 87 डी, लीडरशिप ग्रांट्स complete freedom to the members of the organizations for working in the institution। तो इट इज, इसमें कहता है ऑटोक्रेटिक, बी कंसल्टेटिव, डी सी डेमोक्रेटिक, या डी लाइजफेयर। तो 87, तो देखिए कहता है द लीडरशिप ग्रांट्स कंप्लीट फ्रीडम टू द मेंबर्स। कंप्लीट फ्रीडम टू द मेंबर्स जो होगी ना, कंप्लीट फ्रीडम टू द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन, यानी कि कंप्लीट ये आपके पास फ्रीडम टू दी मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स भी उसमें अपनी राय वगैरह दे सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको आप क्या कहेंगे, ऑथर ऑटोक्रेटिक, कंसल्टेटिव, या डेमोक्रेटिक, या लाइजफेयर। तो ये सब कुछ पॉसिबल है किसमें, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 88 द ओल्ड कंसेप्ट ऑफ सुपरविजन इज नाउन एज, यानी कि सुपरविजन का ओल्ड कंसेप्ट क्या है, काउंसलिंग, बी मैनेजिंग, सी एडवाइसिंग, या डी इंस्पेक्शन। 88, तो 88 का आपके पास आ जाएगा, यानी कि ओल्ड कंसेप्ट ऑफ सुपरविजन था वो है इंस्पेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 89। 89 को हम देखेंगे, तो 89 में हमारे पास क्या कहता है, द टर्म ब्यूरोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो ब्यूरोक्रेसी की टर्म है ये किस राइटर ने या किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, हेनरी फ्योल था, लूथर गुलिक था, सी फ्रेडरिक टेलर था, या डी मैक्स वेबर था। 89, तो ये आपके पास था मैक्स वेबर था, इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था ब्यूरोक्रेसी टर्म। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 90 टू फाइंड आउट हाउ फार ईच स्कोर इज फ्रॉम द मीन वी यूज ए मीडियन, बी रेंज, सी क्वार्टाइल डेविएशन, या डी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यानी कि ये रिलेटेड टू स्टैट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में अक्सर आता रहता है स्टैट से भी रिलेटेड, क्योंकि स्टैट की बुक भी है एजुकेशन में, तो स्टैट यूज होता है एजुकेशन में, जाहिर है रिसर्च वगैरह में। तो 90, तो 90 में आपके पास कहता है कि टू फाइंड आउट हाउ फार ईच स्कोर इज फ्रॉम द मीन वी यूज स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। ठीक है, 91 है विच स्केल रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, यानी कि कौन सा स्केल जो है ये लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट को शो करता है, ए लाइक इट, बी ऑर्डिनल, सी नॉमिनल, या डी रेशो। ठीक है, 91, तो 91 का आपके पास आ जाएगा ये लोएस्ट स्केल जो होता है ये आपके पास नॉमिनल होता है, इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 92 नॉन वेकेशन एम्प्लॉय इज कंसिडर्ड एज ए प्रिंसिपल, बी टीचर, सी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, या डी प्रोफेसर। 92, तो 92 का आपके पास आ जाएगा नॉन वेकेशन एम्प्लॉयज इज कंसिडर्ड एज, ये डेफिनेट आपके पास प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 93। अब हम 93 को देखेंगे, इसमें क्या कहता है 93, तो देखिए 93 में कहता है द एजुकेशन acquired without any specific purpose, fixed period and place be marked as A indirect education है, B नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, C इनफॉर्मल एजुकेशन, या D फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, 93, तो देखिए द एजुकेशन रिक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, फिक्स पीरियड एंड प्लेस बी मार्क्ड एज, तो ये ज्यादा इनफॉर्मल एजुकेशन होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है 94, इसमें कहता है द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इज ए एबिलिटी टू रीड, बी ब्राइट माइंड, सी डिजायर टू नो, या डी
लिसनिंग एबिलिटी 94। तो 94 का आपके पास आ जाएगा ये कंपल्सरी एलिमेंट जो होता है, कंपल्सरी एलिमेंट, तो ये जाहिर ऑफ स्टूडेंट्स जो होता है ये लर्निंग वो डिजायर टू नो, बहुत जरूरी है कि उनकी डिजायर होनी चाहिए नो के लिए, तब जाके वो कुछ सीख सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 95। द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी एग्जामिन्स इश्यूज pertaining to the nature of reality, deals with a ontology, डील्स करती है मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी या एपिस्टेमोलॉजी। 95। तो द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी एग्जामिन्स इश्यूज पर्टेनिंग जो होते हैं टू द नेचर ऑफ रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी जो होता है ये ontology जो होता है ये डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 96। द रियलिस्ट एम ऑफ एजुकेशन इज, रियलिस्ट एम ऑफ एजुकेशन इज क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, बी स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट, या सी हैप्पी एंड मॉरल डेवलपमेंट, या डी टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। 96। तो ये आपके पास है टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट आपके पास है 97। इसमें कहता है प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग हैज बीन emphasized in the scheme of the education of A नेचुरलिस्ट, बी रियलिस्ट, सी प्रैग्मेटिस्ट, या डी एग्जिस्टेंशियलिस्ट। तो 97 ये आपके पास है नेचुरलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 98। अब हम 98 को देखेंगे इसमें क्या कहते हैं। तो 98 की तरफ हम मूव करेंगे। 98 में कहता है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड, कौन सा प्रोजेक्ट मेथड का कैरेक्टरिस्टिक है? ए प्रॉब्लमेटिक सेट, be carried in its natural setting, C used for all round development of child's personality, D a voluntary undertaking। तो 98 का आपके पास आ जाएगा ये used for all round development of child's personality, ये characteristics of the project method है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 99। Who was 20th century existentialist? A Søren Kierkegaard था, सारन किरकेगार्ड था, या डीजे ओ कॉर्नर था, या सी जीन पॉल सार्त्री था, या डी हेगल था। 20th सेंचुरी। तो 99 का आपके पास आ जाएगा ये आपके पास सारन था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 100। द फाउंडर ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर वास, अंजुमन हिमायत इस्लाम का फाउंडर जो था वो कौन था? सर सैयद अहमद खान, बी कैलिफ हमीदुद्दीन, या डी सी कायद आजम, या डी आलम इकबाल। 100। तो ये आपके पास कैलिफ हमीदुद्दीन था। ठीक है, आज के लेक्चर में हमारे पास 100 एमसीक्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कोई भी पेडागोजी से एजुकेशन से रिलेटेड टेस्ट आता है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एनटीएस का टेस्ट है, पीएससी का है, कोई भी टेस्ट है जिसमें एजुकेशन के एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है।